अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। विशार्प कैरियर गुरु में सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम इस वीडियो में हिंदी पेडागोगी को अच्छे से समझेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो देखिए प्रश्नों को। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। प्रश्न में पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए। देखिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए, या जब तक छात्र रुचि ले, या जब तक विद्यालय में समय मिले, या जब तक अध्यापक चाहें। तो देखिए, उपचारात्मक शिक्षण की प्रक्रिया कब तक चलती रहनी चाहिए, जब तक छात्रों का पिछड़ापन दूर ना हो जाए। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रश्न में पूछा है कि हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है। प्रश्नोत्तर विधि, या लेख विधि, या पुस्तक विधि, या समस्या विधि। तो हिंदी शिक्षण दुर्बल एवं मंद बुद्धि छात्रों के लिए हमेशा कौन सी विधि प्रयोग आती है, हमेशा आती है लेख विधि। ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा। भाई, सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होना चाहिए। छात्र विश्लेषण करेंगे, या तुलना कर सकेंगे, या श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे, या क्रमबद्ध से लिख सकेंगे। तो क्या होना चाहिए, जब सुनकर अर्थ ग्रहण करना उद्देश्य का व्यवहारगत परिवर्तन क्या होगा, श्रुत सामग्री का भाव ग्रहण करेंगे। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। देखिए, अगला प्रश्न है, मापन किया जाता है। मापन किया जाता है, देखिए, मूल्यांकन में, कक्षा शिक्षण में, या निदानात्मक परीक्षण में, या वार्षिक परीक्षा में। तो ध्यान देना कि मापन किया जाता है, मापन जो किया जाता है वो किया जाता है वार्षिक परीक्षा में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा फोर्थ। अगला प्रश्न है, नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है। नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि है, कौन सी है। रंगमंच विधि, या अर्थबोध प्रणाली, या कक्षा अभिनय विधि, या व्याख्या प्रणाली। तो नाटक शिक्षण की उपयुक्त विधि जो होती है वो होती है हमेशा कक्षा अभिनय विधि। अगला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है। क्या पूछा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त विधि है, तो कौन सी है। प्रश्नोत्तर प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली, या गीत प्रणाली, या शब्दार्थ प्रणाली। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर जो कविता शिक्षण की जो विधि होती है वो होती है हमारी व्याख्या प्रणाली। ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, कहानी शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। पूछा है कि कहानी शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो कौन सा है। समय के सदुपयोग की शिक्षा देना, या रसानुभूति की क्षमता का विकास करना, या बालकों का मनोरंजन करना, या विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना। तो पूछा है कि कहानी शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य होता है वो हमेशा होता है बालकों का मनोरंजन करना। तो ऑप्शन जाएगा हमारा थर्ड। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है। पूछा है कि व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त प्रविधि है, कौन सी है।
विषय का अभ्यास करना या उदाहरणों की प्रस्तुति, सिद्धांत निरूपण या प्रासंगिक कथन। तो देखिए, व्यवहारिक व्याकरण शिक्षण की जो सर्वाधिक प्रविधि है वो कौन सी है? वो है हमारी विषय का अभ्यास। अगला प्रश्न है, जिस क्रिया में यह पता लगाया जाता है कि बालक भाषा के किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, यह क्रिया कहलाती है। तो कौन सी क्रिया कहलाती है? लिखित कार्य या मौखिक कार्य या निदानात्मक कार्य या उपचारात्मक कार्य। तो भाई, बालक भाषा में किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, किस क्षेत्र में कमजोर रहते हैं, तो यह क्रिया कहलाती है हमारी निदानात्मक कार्य। ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन आवश्यक है। भाई, शिक्षण प्रक्रिया में जो मूल्यांकन है वो क्यों जरूरी है? देखिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए या छात्रों की उपलब्धि का स्तर जगाने के लिए या शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए या उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। तो शिक्षण प्रक्रिया में मूल्यांकन जो आवश्यक होता है वो हमेशा क्या होता है? देखिए, पाठ्यक्रम में सुधार के लिए भी होता है, छात्रों की उपलब्धि का स्तर जानने के लिए भी होता है और शिक्षण कार्यों में सुधार के लिए भी होता है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा, उपयुक्त सभी कार्यों के लिए। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन से अभिप्राय है। तो देखिए, मूल्यांकन से अभिप्राय है तो क्या होना चाहिए? उपयुक्त सभी या निरंतर चलने वाली प्रक्रिया या उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी। तो ध्यान देना साथियों कि मूल्यांकन से अभिप्राय निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, उद्देश्यों की पूर्ति का सीमांकन या वांछित व्यवहारगत परिवर्तनों की जानकारी। तो ये जाएगा ऑप्शन हमारा पहला, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? प्रश्न में है कि हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? वेशभूषा, कुशल अभिव्यक्ति की, चित्रकारी की या अधिक बोलने की। तो कौन सी अपेक्षा की जाती है भाई? भाई, हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुण की अपेक्षा की जाती है? कुशल अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? सूक्ष्म से स्थूल की ओर या ज्ञात से अज्ञात की ओर या सामान्य से विशिष्ट की ओर या सरल से जटिल की ओर। तो पाठ योजना में निहित प्रस्तावना सोपान किस शिक्षण सूत्र पर आधारित होता है? यह हमेशा होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो आंसर है हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक पाठशाला में भाषा पढ़ाई जाती है क्योंकि बालक विद्वान बन सके या बालक जीवन यापन कर सके या बालक अन्य विषयों में निपुण हो सके या बालक भाषा में निपुण हो सके। तो प्राथमिक पाठशाला में भाषा जो पढ़ाई जाती है वो कि बालक अन्य विषयों में निपुण। अगला प्रश्न है, मानक भाषा के लिए आवश्यक शर्त है। तो पूछा है भाई, मानक भाषा के लिए आवश्यक शर्त है कौन सी है? व्याकरण समस्त होना या वृहत समाज द्वारा उपयोग करना या उपयुक्त सभी या शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना। तो मानक भाषा के लिए आवश्यक जो शर्त होती है वो होती है, देखिए, व्याकरण समस्त होना भी होती है, वृहत समाज द्वारा उपयोग करना भी होती है और शिक्षित वर्ग की प्रिय भाषा होना ये भी होती है। तो हमारा जो आंसर जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भाषा का तात्पर्य नहीं है।
राष्ट्रीय भाषा का तात्पर्य नहीं है, क्या नहीं है? देश में अधिकतर लोगों की भाषा या जन सामान्य की बोलचाल की भाषा या इनमें से कोई नहीं या सरकारी कार्यों की भाषा। तो देखिए राष्ट्रभाषा का जो तात्पर्य नहीं है वो है हमारा सरकारी कार्यों की भाषा। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, मातृभाषा को शिक्षा का केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह क्या है, संपूर्ण समाज के केंद्र में रहती है, यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के क्षेत्र में स्थित रहती है, यह संपूर्ण विद्यालय जीवन का केंद्र है, यह संपूर्ण बालक के जीवन के विकास का केंद्र है। तो देखिए मातृभाषा को शिक्षा का जो केंद्र बिंदु माना जाता है क्योंकि यह संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। क्या रहती है? संपूर्ण पाठ्यक्रम के केंद्र में स्थित रहती है। तो आंसर हमारा जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक की भाषा। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए? देखो, बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए या तत्सम प्रधान होनी चाहिए या तद्भव प्रधान होनी चाहिए या अधिकाधिक कठिन शब्दों से युक्त होना चाहिए। तो कैसी होनी चाहिए? कैसी होनी चाहिए? बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए, उससे अलग नहीं होनी चाहिए। बच्चों की घर व समुदाय की भाषा से मिलती जुलती होनी चाहिए। देखिए अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। प्रश्न में है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने से तात्पर्य है। तो क्या है? देखिए, भाषा का व्याकरण सीखना या उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना या भाषा का प्रयोग सिखाना या भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करना। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर जो भाषा सिखाने से जो तात्पर्य होता है वो कैसा होता है? वो हमेशा ना। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा? देखिए पाठ्य पुस्तक के लिए या भाषा प्रयोग के अवसर के लिए या उच्च स्तरीय तकनीकी यंत्र के लिए या व्याकरणिक नियमों का स्मरण के लिए। तो भाई भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों नहीं चाहिए भाई? भाषा प्रयोग के अवसर के लिए। तो आंसर जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है, कविता शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए कविता शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है कौन सा है? शब्दार्थ बोध या मनोरंजन या मापन क्षमता या भावानुभावन। कविता शिक्षण का जो प्रमुख उद्देश्य है वो हमेशा होना चाहिए भावानुभावन। अगला प्रश्न है, आदर्श विधि है। तो देखिए साथियों, आदर्श विधि पूछिए तो कौन सी है? अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप में या प्रश्नोत्तर विधि का परिष्कृत रूप में या निर्देश विधि का परिष्कृत रूप में या उपयुक्त सभी। तो देखिए आदर्श जो विधि होती है वो हमेशा कैसी होनी चाहिए? अनुकरण विधि का परिष्कृत रूप में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, प्रस्तावना का मूल आधार होता है। देखिए प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है वो कौन सा होता है? सहायक सामग्री के लिए या पूर्व ज्ञान के लिए या शिक्षण उद्देश्य के लिए या समस्यात्मक प्रश्नों के लिए। तो देखिए प्रस्तावना का जो मूल आधार होता है वो हमेशा होता है पूर्व ज्ञान के लिए, है ना? कि जो आपने पहले पढ़ा है, तो जब हम प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं तो हमारा पहले का जो ज्ञान है वो सामने आता है। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा।
अगला प्रश्न है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? देखिए, जो हमारी आगमन विधि है उसे हम और किसके नाम से जानते हैं? विश्लेषण विधि के नाम से, या सामान्य अनुमान विधि के नाम से, या उदाहरण विधि के नाम से, या सत्यापित विधि के नाम से? तो हमेशा ध्यान रखना कि आगमन विधि को हम जो दूसरे नाम से जानते हैं वह हमारा उदाहरण विधि। अगला प्रश्न है, प्रवचन विधि किस शिक्षण विधि से संबंधित है? पूछा है कि प्रवचन जो विधि है वो किस शिक्षण विधि से संबंधित है। देखिए, पद्य शिक्षण विधि, रचना शिक्षण विधि, गद्य शिक्षण विधि या कविता शिक्षण विधि। जो प्रवचन जो होती है, जो हम बोलते हैं, वो विधि किससे आधारित होती है? वो होती है हमारी गद्य शिक्षण विधि। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भाषा में प्रदर्शन विधि का दोष है। तो इसमें दोष पूछा है, तो क्या है? अमनोवैज्ञानिक, या निम्न स्तर के लिए ही उपयोगी, या सभी विषयों में उपयोगी, या छात्रों को निष्क्रियता। तो निम्न में से जो भाषा में प्रदर्शन विधि का जो दोष है वो होता है हमारा निम्न स्तर के लिए उपयोगी। अगला प्रश्न है, माध्यमिक कक्षाओं में व्याकरण का कौन सा रूप सिखाया जाए? व्याकरण के सूत्र, नियमित ज्ञान, या व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान, या शुद्ध व्याकरण। तो माध्यमिक कक्षाओं में जो व्याकरण का कौन सा रूप सिखाना चाहिए? वो सिखाना चाहिए हमें व्याकरण व्यवहारिक ज्ञान। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है कि भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण कराना चाहिए? तो अंत में किस कौशल शिक्षण कराना चाहिए? लिखने का, बोलने का, स्वर्ण का, या पठन का? तो अंत में क्या होना चाहिए? अंत में हमेशा लिखने का शिक्षण कराना चाहिए। अगला प्रश्न है, कौशलात्मक उद्देश्य है, कैसे हैं? अर्थ ग्रहण करना, रचना रूपों का ज्ञान प्राप्त करना, यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना, या सद्वृत्ति का विचार प्रस्तुत करना। तो कौशलात्मक उद्देश्य जो होता है वो होता है हमारा यति गति के अनुसार शुद्ध कविता पाठ करना। अगला प्रश्न है, मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएं? किस पद्धति को अपनाएं? स्वाध्याय पद्धति, डाल्टन पद्धति, प्रोजेक्ट विधि, या खेल पद्धति? हमें कैसी पद्धति को अपनाना चाहिए? मातृभाषा शिक्षण में मौखिक अभिव्यक्ति हेतु किस पद्धति को अपनाएं? तो हमें अपनाना चाहिए हमेशा खेल पद्धति को। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? तो प्राथमिक स्तर पर रचना शिक्षण के लिए कौन सी विधि उपयुक्त रहती है? प्रश्नोत्तर विधि, अनुकरण विधि, रूपरेखा विधि, या सूझ विधि? तो देखिए, कैसी विधि रहनी चाहिए हमेशा? प्रश्नोत्तर विधि। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है, सड़ानन का अर्थ समझाने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? किस विधि का प्रयोग किया जाएगा? चित्र दिखाकर, समास विग्रह कर, व्युत्पत्ति द्वारा, या अर्थ कथन द्वारा? तो कैसे समझाया जाएगा? ये समझाया जाएगा हमारा समास विग्रह के द्वारा। अगला प्रश्न है, वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है। पूछा है कि वर्णनात्मक कविता शिक्षण की सही विधि है, तो कौन सी है? प्रश्नोत्तर प्रणाली, शब्दार्थ प्रणाली, तुलना प्रणाली, या व्याख्या प्रणाली? तो कैसी विधि होनी चाहिए? ये होनी चाहिए हमारी शब्दार्थ प्रणाली। अगला प्रश्न है,
प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कैसी है? तो कैसी होनी चाहिए? व्याख्या प्रणाली, व्यास प्रणाली, तुलना प्रणाली या गीत व अभिनय प्रणाली। तो कैसी होनी चाहिए भाई? प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की उपयुक्त प्रणाली कैसी होनी चाहिए? ये हमेशा होनी चाहिए गीत व अभिनय प्रणाली। तो आंसर हमारा जाएगा चौथा। अगला प्रश्न है डाल्टन। डाल्टन को हम योजना भी कहते हैं। शिक्षण विधि पद्धति किस स्तर के बालकों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? भाई जो योजना शिक्षण विधि है ना, वो किस बालकों के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है? पूर्व प्राथमिक स्तर पर या प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च प्राथमिक स्तर पर? तो जो हमारी डाल्टन शिक्षण विधि है वो कैसे बालकों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगी? वो होगी हमारी माध्यमिक स्तर पर। तो आंसर जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रवर्तन किया है? तो किसने किया है? फ्रोबेल ने, हेलन पॉर्क मॉन्टेसरी ने या किलपैट्रिक ने? तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। तो ये किसने किया? हमारा किलपैट्रिक ने। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण में वाचन में पूर्व लेखन की शिक्षा का प्रतिपादन किया है ना? तो भाषा शिक्षण में वाचन में पूर्व लेखन की शिक्षा का जो प्रतिपादन किया है वो क्या है? किसने किया है? हेनरी कॉल्डवेल कुक ने या मॉन्टेसरी, फ्रोबेल या किलपैट्रिक? तो भाषा शिक्षण में जो वाचन से पूर्व लेखन की जो शिक्षा का प्रतिपादन किया है वो क्या है हमारे? किसने किया है? मॉन्टेसरी ने। ऑप्शन जाएगा दूसरा। अगला प्रश्न है खेलों द्वारा प्रमुख रूप से भाषा के जिस पक्ष का शिक्षण किया जा सकता है वह क्या होता है? मौखिक भाषा या व्याकरण शिक्षण या रचना शिक्षण या लिखित भाषा? तो कैसा होना चाहिए हमारा? ये होना चाहिए हमारा मौखिक भाषा। अगला प्रश्न है अविभक्त इकाई में कक्षा में वर्तनी शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी विधि है? तो कौन सी है? श्रुत लेखन विधि या सुधो उच्चारण विधि या खेल विधि या प्रति लेखन विधि? तो कैसी विधि है? यह है हमारी खेल विधि। तो आंसर जाएगा हमारा तीसरा। देखिए प्रश्न देखिए अगला, इकाई योजना आधारित नहीं है। तो कैसी नहीं है? उद्देश्य कथन, प्रस्तावना या प्रस्तुतिकरण या मूल्यांकन? तो इकाई योजना आधारित नहीं है, वो नहीं है प्रस्तावना। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं। किसमें करते हैं? निबंध रचना में, मौखिक रचना में, शुद्ध अभिव्यक्ति में या उपयुक्त सभी में? तो देखो और लिखो शिक्षण विधि प्रयुक्त करते हैं, वो करते हैं हम निबंध रचना में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा पहला। अगला प्रश्न है द्वितीय भाषा शिक्षण की विधियां हैं। तो कैसी विधियां हैं? प्रश्नोत्तर विधि, अनुवाद विधि, व्याख्यान विधि, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए द्वितीय भाषा शिक्षण की जो विधि है वो कैसी है हमारी? वो है हमारी अनुवाद विधि। तो ऑप्शन जाएगा हमारा दूसरा। अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण का मूल आधार होता है। तो देखिए साथियों भाषा शिक्षण का जो मूल आधार होता है वो कैसा होता है? वो होता है हमारा मौखिक, लिखित, दोनों या साहित्य। तो भाषा शिक्षण का जो मूल आधार होता है वो कैसा होता है? वो मौखिक, लिखित दोनों होते हैं। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है भाषा अधिगम के कारक होते हैं। तो देखिए भाषा अधिगम के जो कारक होते हैं कौन कौन से होते हैं? भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल
या उपयुक्त सभी। तो जो भाषा अधिगम के जो कारक होते हैं वो होते हैं हमारे भाषा विज्ञान, व्याकरण, भाषा कौशल। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा, ये सभी होते हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय भाषा के व्याकरण का मातृभाषा में शब्दांश अनुवाद किस विधि में किया जाता है? तो किस विधि में किया जाता है? द्विभाषी विधि में, प्रत्यक्ष विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए किस में किया जाता है अनुवाद, किस विधि में किया जाता है? व्याकरण अनुवाद विधि में। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि का प्रवर्तक है कौन है? B.S. ब्लूम, डेजी मॉर्विन, डेविस या किलपैट्रिक। तो कौन है? यह हमारे डेजी मॉर्विन। अगला प्रश्न है, शिक्षक के निर्देशन में मंत्राण के द्वारा छात्र स्वतंत्र होकर स्वाध्याय के द्वारा इस विधि में रचना को पूर्ण करते हैं। तो किस विधि में पूर्ण करते हैं? समवाय विधि, प्रदर्शन विधि, डाल्टन विधि या व्याख्यान विधि। तो किस विधि में प्रयोग करते हैं? ये करते हैं हमारा डाल्टन विधि। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, आगमन विधि निम्न में किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? पूछा है कि आगमन विधि निम्न में से किस शिक्षण सूत्र पर आधारित है? उदाहरण से नियम की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या सूक्ष्म से स्थूल की ओर। तो देखिए आगमन जो विधि है वो हमेशा हमारी जाती है उदाहरण से नियम की ओर। अगला प्रश्न है, शिक्षक पहले उच्चारण करता जाता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। तो ये विधि कौन सी होती है? देखिए व्याख्यान विधि है ना, ध्वन्यात्मक विधि, अनुकरण विधि, या इनमें से कोई नहीं। देखिए शिक्षक जब पहले उच्चारण करता जाता है और छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का जब उच्चारण करते हैं तो हम उस विधि को अनुकरण विधि कहते हैं। कौन सी विधि कहते हैं? अनुकरण विधि। तो ऑप्शन जाएगा हमारा तीसरा। अगला प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? ज्ञानात्मक, भावनात्मक या क्रियात्मक या सभी। तो देखिए साथियों, शिक्षा के जो उद्देश्यों का जो वर्गीकरण होना चाहिए वो ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक है ना, ये तीनों होने चाहिए। तो ऑप्शन जाएगा हमारा चौथा। तो साथियों आज हमने हिंदी पेडागोगी के 50 क्वेश्चन को किया है जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप इनको अच्छे से जरूर तैयार कर लेना। इनमें से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, इनके अलावा आपसे प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हर प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ना, कई कई बार पढ़ना, प्रैक्टिस करना, तभी आपको प्रश्नों को करने में आसानी मिलेगी। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।